हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें गजब की तेज़ी दिखाई दिया। 173.40 पे ओपन हुआ, 185.00 का हाई बना डाला। हालांकि इसका 52 वीक हाई है 209 का, बहुत करीब है इसके, और लो है 132.75 का। दोस्तों, अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम देखिएगा, 2,80,92,052, 184.455 के ऊपर लगभग 7.48% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। करस्पॉन्डिंग 1,13,733 करोड़ रुपए मार्केट कैप है कंपनी की। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूँ और इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी। देखिए, यहाँ पे मार्च के बाद जो है अप्रैल के महीने के अंदर जो कोल इंडिया का आउटस्टैंडिंग ड्यू है पावर सेक्टर की जितनी कंपनीज़ हैं जिनको जिनको ये कोल सप्लाई करता है, उन सभी का जो बकाया राशि है, बकाया अमाउंट है, 12,819 करोड़ रुपए का निकल के आता है अप्रैल के महीने में। अगर आप इसको मार्च के महीने से कंपेयर करेंगे, 4.5% इसमें ग्रोथ है, यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4.5% की ग्रोथ है। पावर सेक्टर की कंपनीज़ का जो ड्यूज़ हैं कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए। यानी अगर आप देखें, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये है दोस्तों कि मार्च के महीने में जितना भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ था उसमें 4.5% और उसी का ऐड कर दीजिए, तो जो डेटा निकल के आएगा आपके सामने 12,819.41 करोड़ रुपए का। ये टोटल बकाया है अप्रैल 2022 का पावर सेक्टर्स कोल इंडिया लिमिटेड। बेसिकली इतना करोड़ रुपए का कोयला उनको अभी उधारी खाता में दिया हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत है, उधारी खाता से बिजनेस नहीं चलता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। और अगर आप एक अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर से या पिछले कुछ महीनों से, क्वार्टर से बोलना ज़्यादा सही होगा, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं दोस्तों, उसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। थोड़ी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल के महीने में तो 4.5% अप हो गया ना, राइट। हालांकि अगर आप देखें दोस्तों तो कोल माइनर की तरफ से बताया गया कि जो इनका आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं 18% से डिक्लाइन हुआ है मार्च के महीने में, राइट। क्योंकि फरवरी 2022 के कंपेयर में फरवरी 2022 में 15,037.32 करोड़ का ड्यूज़ था, उसमें 18% की गिरावट आई थी मार्च के महीने में जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ था। लेकिन मार्च में जितना भी था उसमें 4.5% का गिरावट नहीं, उसमें 4.5% की तेज़ी आ गई है। और जो डेटा है आपके सामने 12,819 करोड़ रुपए का ये ड्यूज़ हैं। दोस्तों देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड भी अगर आप देखें तो ये जब माइनिंग करता है तो लगभग इसको जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है प्रोडक्शन की कोल की 1,311 रुपया पर टन, ये इसको प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है। तो इसको भी अपने आगे एक्सपेंसेस को देखना होता है। तो इस हिसाब से अगर सरकारें, अगर पावर सेक्टर की जितनी कंपनीज़ हैं, इन सभी को आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को क्लियर कर देना चाहिए, बकाया नहीं रखना चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए, आपको एनटीपीसी, आपको पता है एनटीपीसी हो गई या जितनी और भी पावर सेक्टर की कंपनीज़ हैं, इन सभी के सभी ने कोल इंडिया लिमिटेड से काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में कोल की सप्लाई करवाती हैं, राइट। तो इनको आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को क्लियर करते चलना चाहिए। हालांकि पिछले 4 सालों में दोस्तों अगर आप देखें तो मार्च 2019 में सबसे कम ड्यूज़ देखने को मिला था 8,435.19 करोड़ रुपए का। अप्रैल 2022 के दौरान अगर देखें तो कोल का जो प्रोडक्शन रहा
कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो 27.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। 53.47 मिलियन टन्स का इन्होंने टोटल कोल प्रोड्यूस किया, जबकि ऑफ टेक 6% से राइज करके 57.50 मिलियन टन देखने को मिला। यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड भले ही 53.47 का मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया हो, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि प्रोडक्शन 53.47 मिलियन टन्स का हुआ है और ऑफ टेक 6% ज़्यादा हो रहा है 57.50 मिलियन टन्स का, ऐसा कैसे? तो दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड जो प्रोडक्शन करता है वो एक्सेस में भी करता है, पहले से स्टोर होता है, पहले से ऑलरेडी कोल होता है। तो जितनी जब ज़रूरत, कभी ज़रूरत ज़्यादा आ जाती है, कभी ज़रूरत कम आती है, तो जब ज़्यादा आ जाती है तो उसमें ऑफ टेक बढ़ जाता है, कम आती है तो ऑफ टेक गिर जाता है। तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर यही चीज़ मेन आपका फोकस ले आना था कि कोल इंडिया लिमिटेड उधारी खाते पे अपना बिज़नेस कब तक करेगा। ये जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं अगर ये ज़ीरो हो जाते हैं या ज़ीरो के आसपास रहते हैं तो इससे बिज़नेस और स्मूथ चलेगा और अच्छा चलेगा। बताइए, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। बहरहाल ड्यूज़ जो है कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट जरूर किया गया है, शायद अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि इसके ड्यूज़ डिक्लाइन हो और धीरे धीरे इसके जो न्यूट्रल होकर के काम करे, क्रेडिट के मतलब उधारी खाते पे सही नहीं है बिज़नेस करना, कोई भी बिज़नेस हो। तो बहरहाल दोस्तों, आप देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से हालांकि इस चीज़ को लेकर के कहा गया कि ये कंसिस्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के फॉलोअप कर रहे हैं रेगुलरली, और इसके लिए प्रॉपर तरीके से ये ऑनलाइन बिल टू बिल रिकॉन्सिलेशन पोर्टल भी तैयार किए हुए हैं ताकि जो रियलाइजेशंस हैं उनको बेटर तरीके से देखा जा सके। और बाईलेटरल मीटिंग भी कोल इंडिया लिमिटेड जो है इंश्योर करना चाह रहा है ताकि कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी सेटल किया जा सके, राइट। क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्टेड कोल कंपनीज आप देखें यहाँ पे, जहाँ पे कमर्शियल डिस्प्यूट है जिसको सेटल नहीं किया जा सकता बाईलेटरली, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ CPSC डिस्प्यूट तक भेजा जा सकता है या रिफ़र किया जा सकता है AMRCD को, राइट। और यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑलरेडी इन्होंने क्लेम फाइल कर रखा है AMRCD के साथ, क्योंकि कुछ पावर प्लांट्स के साथ इनके डिफरेंसेस बढ़े हैं जिसके चलते इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। बहरहाल दोस्तों, छोटी सी खबर कोल इंडिया लिमिटेड को, अगर आपको लगा कि कंटेंट इन्फॉर्मेटिव अच्छी थी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। कोल इंडिया लिमिटेड को निशाने पे मैं रखते हुए आगे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। टेक केयर।